कभी सोचा है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाए तो उस समय उनके अधिकार क्या होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता होना चाहिए। तो आज हम डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के उस ऐतिहासिक फैसले को समझने वाले हैं जिसने न सिर्फ इन अधिकारों को साफ साफ बताया बल्कि पुलिस की जवाबदेही भी तय की। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो आज हम किन किन पहलुओं पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिरासत में संकट की स्थिति क्या थी। फिर जानेंगे कि कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप क्यों और कैसे किया। उसके बाद उन 11 जरूरी आदेशों को समझेंगे, गिरफ्तारी के समय मिलने वाले अधिकारों को जानेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इन दिशा निर्देशों की हमारे कानून पर क्या छाप पड़ी। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इस मामले की नौबत ही क्यों आई। देखिए, उस दौर में भारत में हिरासत में होने वाली हिंसा और मौतें एक बहुत ही गंभीर और आम समस्या बन चुकी थीं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि जिन पर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी है यानी पुलिस, उन्हीं पर लोगों के अधिकार छीनने के इल्जाम लग रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को कितनी संजीदगी से लिया वो आप उनके इन शब्दों से समझ सकते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि कस्टडी में टॉर्चर सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि ये इंसानी गरिमा पर सीधा हमला है, और जब इंसानी गरिमा पर हमला होता है तो हमारी पूरी सभ्यता एक कदम पीछे चली जाती है। ये शब्द अपने आप में बहुत वजन रखते हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले की नींव रखी है हमारे संविधान के आर्टिकल 21 ने। ये आर्टिकल हर एक इंसान को जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति से यह अधिकार तब तक नहीं छीना जा सकता जब तक कानून में उसकी कोई तय प्रक्रिया ना हो। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? ये आर्टिकल 21 सिर्फ बाहर घूम रहे आम नागरिकों के लिए नहीं है। ये अधिकार उन लोगों पर भी उतना ही लागू होता है जो हिरासत में हैं, चाहे वो सजायाफ्ता मुजरिम हो या फिर विचाराधीन कैदी। और बस यहीं से पुलिस की शक्ति और एक नागरिक के मौलिक अधिकार के बीच असली टकराव की शुरुआत हुई। तो ठीक है, समस्या थी, संवैधानिक अधिकार भी था, पर यह मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? इसकी कहानी एक चिट्ठी से शुरू हुई जिसने देखते ही देखते एक न्यायिक क्रांति को जन्म दे दिया। आइए देखते हैं यह कैसे हुआ। कहानी शुरू होती है डीके बसु से, जो एक गैर सरकारी संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्होंने अखबारों में पुलिस हिरासत में हो रही मौतों के बारे में कई खबरें पढ़ीं। इन खबरों ने उन्हें इतना परेशान किया कि उन्होंने सीधे भारत के चीफ जस्टिस को एक खत लिख दिया। और जानते हैं क्या हुआ? कोर्ट ने उस खत को ही एक जनहित याचिका यानी PIL मानकर केस शुरू कर दिया। अब जरा इस केस के सफर पर नजर डालिए। 1986 में खबरें छपी। उसी साल डीके बसु ने खत लिखा। 1987 में कोर्ट ने उसे याचिका मान लिया और फिर लगभग एक दशक बाद दिसंबर 1996 में वो ऐतिहासिक फैसला आया जिसने भारत में गिरफ्तारी से जुड़े नियमों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या का क्या हल निकाला? उन्होंने दिए 11 निर्देश। आप इन्हें 11 आदेश भी कह सकते हैं। इनका सीधा मकसद था गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, पुलिस की जवाबदेही तय करना और किसी भी तरह की मनमानी पर लगाम लगाना। पहले कुछ निर्देश प्रक्रिया को बिल्कुल साफ और पारदर्शी बनाने पर थे, जैसे कि जो भी पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर रहा है उसकी वर्दी पर उसका नाम और पहचान साफ साफ लिखी होनी चाहिए। एक अरेस्ट मेमो बनाना जरूरी कर दिया गया जिसमें टाइम, डेट, गवाह के साइन और सबसे जरूरी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के भी साइन हो, ताकि गिरफ्तारी का एक पक्का रिकॉर्ड बन जाए। बाकी के निर्देश सीधे सीधे गिरफ्तार हुए व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा के लिए थे। इसमें सबसे जरूरी था किसी दोस्त, रिश्तेदार या शुभचिंतक को अपनी गिरफ्तारी की खबर देने का अधिकार, और यह पुलिस की ड्यूटी है कि वो उस व्यक्ति को इस अधिकार के बारे में बताए। साथ ही हर 48 घंटे में मेडिकल जांच का नियम बनाया गया। ये क्यों जरूरी है? ताकि इस बात का रिकॉर्ड रहे कि हिरासत में किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती या मारपीट तो नहीं हुई। चलिए अब इन कानूनी बातों को थोड़ा और आसान बनाते हैं। असल जिंदगी में इन दिशा निर्देशों का मतलब क्या है? अगर कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो अपने बचाव के लिए कौन सी मुख्य बातें हैं जो हर किसी को याद रखनी चाहिए? इन 11 गाइडलाइंस को हम 4 आसान स्टेप्स में याद रख सकते हैं। स्टेप 1, हमेशा अरेस्ट मेमो की मांग करें और सुनिश्चित करें कि वो सही से भरा गया हो। स्टेप 2, तुरंत अपने किसी जानने वाले को फोन करने के अधिकार का इस्तेमाल करें। स्टेप 3, गिरफ्तारी के वक्त अपनी मेडिकल जांच का अनुरोध करें ताकि आपकी शारीरिक स्थिति दर्ज हो जाए। और स्टेप 4, ये बात जानें कि गिरफ्तारी से जुड़े सारे कागजात निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाते हैं। तो ये गाइडलाइंस तो आ गईं, लेकिन क्या इनका कोई असर भी हुआ?
डीके बसु मामले का असर सिर्फ कुछ नियम बनाने तक ही सीमित नहीं रहा। इसका हमारे कानून और पुलिस के काम करने के तरीके पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। अब देखिए, नियम बनाना एक बात है और उन्हें सख्ती से लागू करवाना दूसरी। कोर्ट ने इसका भी इंतजाम किया। अगर कोई अफसर इन नियमों को नहीं मानता तो उस पर दोहरी मार पड़ेगी। एक तो उसके डिपार्टमेंट में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और दूसरा इसे कोर्ट की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, जिसकी सजा कोर्ट सीधे दे सकती है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस केस की सबसे बड़ी जीत, या कह सकते हैं सबसे बड़ी विरासत, कुछ और ही है। ये गाइडलाइंस सिर्फ कोर्ट का एक फैसला बनकर नहीं रह गईं। साल 2008 में इन्हें बाकायदा दंड प्रक्रिया संहिता यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC का हिस्सा बना दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश नहीं, बल्कि देश का एक पक्का कानून है। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात, कोर्ट ने एक बहुत पुराने कानूनी सिद्धांत का जिक्र किया, उबी यूज इबी रेमेडियम। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। जहां अधिकार है वहां उसका उपचार भी है। इसी सिद्धांत के आधार पर कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसे सिर्फ इंसाफ नहीं बल्कि आर्थिक मुआवजा पाने का भी पूरा हक है। तो डीके बसु दिशा निर्देश, इसमें कोई शक नहीं कि एक मील का पत्थर हैं। इन्होंने सरकार की शक्ति और एक आम इंसान के अधिकारों के बीच एक बहुत जरूरी संतुलन बनाया है। पर आखिर में यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिर्फ कागज पर कानून और दिशा निर्देश बना देना ही इंसानी गरिमा की रक्षा के लिए काफी है, या असली चुनौती आज भी इन नियमों को जमीनी हकीकत में बदलने की है?